सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था यह? तो यह खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी और यह कब? 1921 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आपको याद रखना है, यह था मोहनजोदड़ो। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो थी राखी गढ़ी। नाम आपको याद रखना है, राखी गढ़ी। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और सिंधु सभ्यता की बात करेंगे ओवरऑल तो मोहनजोदड़ो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी वैदिक काल का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो सॉरी, आपको प्रश्न ऐसा है कुछ कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो बच्चा ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। अंतिम और 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर जैन हुए थे, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। नाम आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन पूछा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? तो आपको याद रखना है, यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था और कहाँ पर दिया गया था? यह सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 7, अशोक का प्रसिद्ध देवा नाम प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? तो बच्चा यह अशोक के नाम थे, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये दोनों नाम अशोक के थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो बच्चा गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 9, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? आपको याद रखना है, तो ये थी भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट और ब्राह्मणिर किस काल के प्रमुख विद्वान थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। आर्यभट्ट और ब्राह्मणिर गुप्त काल के प्रमुख विद्वान थे। प्रश्न संख्या 11, आधुनिक पारिस्थितिकी जिसे मॉडर्न इकोलॉजी कहते हैं के जनक कौन है? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईपी ओडम। नाम आपको याद रखना है, ईपी ओडम। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को किसके लिए जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा, यह था भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपको याद रखना है नाम, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नाम आप याद रखेंगे, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह विश्व का यानी दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। प्रश्न संख्या 13, भारत में दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? यानी दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? यानी भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो बच्चा ये कहा जाता है उसके सैन्य अभियानों के कारण। इसने अनेक सैन्य अभियान किए थे जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, इसे कहा जाता है, इसे मतलब यहाँ पर दीन ए इलाही होना चाहिए था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 16, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 17,
अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम भी आपको याद रखना है, एक नाम है कौटिल्य और एक और अन्य नाम है इनका विष्णुगुप्त। नाम आपको याद रखना है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो नाम याद रखेंगे आर्यभट्ट। यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो बच्चा इसे गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, भारत में सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन किया गया था। और किसके द्वारा यह बैन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके अथक प्रयास के द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा। नाम भी याद रखना है कि एक बंदे का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। प्रश्न संख्या 22, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है या किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 घोषित होने पर कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 19 के सभी अधिकार। अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 24, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कब किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो। जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वयं की शक्ति जो दी गई है, विवेकाधीन शक्ति जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग कर सकता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा संविधान से प्रेरित है? यानी कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान का जो कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहना। ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 27, अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस.आर. बोम्मई। एस.आर. बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था राष्ट्रपति शासन के संबंध में, तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 28, निर्देशक सिद्धांतों जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के मूल पाठ में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति है लेकिन राज्यपाल को किस मामले में यह शक्ति नहीं है? तो आपको बताना है किस मामले में राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। तो बच्चा ये मृत्यु दंड को क्षमा करने के मामले में।
राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वह अमूमन सेम होती हैं क्षमा दान करने में, लेकिन जो मृत्युदंड के मामले में है वह राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड के मामले को भी क्षमा कर सकता है। प्रश्न संख्या 31, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है बच्चा? तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोनों में आपको याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 32, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस से ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। पौधों में CO2 और पानी से सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनता है। प्रश्न संख्या 33, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। जो स्किन होती है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। प्रश्न संख्या 34, प्रकाश तरंग किस पर निर्भर करती है? या प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 35, पानी का क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो बच्चा यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मानक दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा, यानी मरकरी अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। प्रश्न संख्या 37, पेंसिल की स्याही जो होती है, लीड होती है, किसके बनी होती है, यानी किससे बनी होती है बच्चा? तो पेंसिल की जो स्याही होती है बच्चा वह ग्रेफाइट की होती है, और ग्रेफाइट कार्बन यानी हीरा का अपर रूप होता है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु कमरे के तापमान पर द्रव रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है? कौन सी गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। प्रश्न संख्या 39, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है, यानी केंद्र में जो तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो बच्चा वह होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल के कारण ही हरा रंग होता है। प्रश्न संख्या 40, ब्रॉन्ज जिसे पीतल कहा जाता है, हवा में रंग बदल जाता है, यानी जो ब्रॉन्ज यानी होता है उसका हवा में रंग बदल जाता है, क्योंकि हवा में किस गैस की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसका रंग बदल जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ब्रॉन्ज यानी पीतल का रंग बदल जाता है। प्रश्न संख्या 41, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में A.O. हयूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। B.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम आपको याद रखना है। 43, प्रश्न संख्या 43, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और यह चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया गया था। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। प्रश्न संख्या 45, सबने अवज्ञा आंदोलन
साल्ट सत्याग्रह, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, इसी का भाग था नमक आंदोलन। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च से शुरू होकर नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया था। प्रश्न संख्या 46, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1942 में शुरू हुआ था और 8 अगस्त के दिन से शुरू हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का, डू और डाई का। प्रश्न संख्या 47, पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? तो आपको याद रखना है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया था। इन्हीं ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव किया था और यह 1933 में कैम्ब्रिज में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव किया था। प्रश्न संख्या 48, लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? तो यह 1916 में हुआ था। कांग्रेस और लीग के बीच हुआ था। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमति बनी थी। कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49, भारत को स्वतंत्रता कब मिली और अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और अंतिम जो वायसराय था वह था लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम, भारतीय नवजागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का पिता कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने अथक प्रयास किए थे। इनके प्रयासों के चलते सती प्रथा को बैन किया गया था।